हेलो एवरीवन। अभी तक हमने से द राइट थिंग चैप्टर यूनिट 2 से उसके 2 पार्ट्स अपलोड किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट। लेट्स लर्न। फर्स्ट इज स्टडी द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। ये कुछ वर्ड्स हैं जो टेक्स्ट जो आपने स्टोरी पढ़ी है, जो आपने प्ले अभी पढ़ा है, उससे लिए गए हैं। ह्यूमरस, हिलेरियसली, कमिंग, ब्यूटिफुल। द गिवन वर्ड्स आर मेड। अब ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि ह्यूमरस, तो मेन वर्ड इसमें है ह्यूमर और उसमें OUS ऐड कर दिया गया है। और नेक्स्ट है हिलेरियसली, तो इसमें बेस वर्ड है हिलेरियस और उसमें ली ऐड कर दिया गया है। कम एंड इंग, इसमें इंग ऐड कर दिया गया है। एंड ब्यूटी एंड फुल, इसमें ये लास्ट में कुछ सफिक्स जो पहले ऐड होते हैं उनको प्रीफिक्स कहते हैं और जो बाद में ऐड होते हैं वो सफिक्स कहते हैं। तो ये सफिक्स जो कि वर्ड के एंड में यूज हुए हैं ये ऐड कर दिए गए हैं। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इस बॉक्स में, हमें इन वर्ड्स को रूट वर्ड्स और उसके सफिक्स को अलग करना है। जैसे कि ग्लैड ली, तो इट विल बिकम GLAD, ग्लैड प्लस ली। नेक्स्ट है बैंकर, तो इट विल बिकम बैंक प्लस ER, बैंकर। नेक्स्ट है गाइडेंस, तो इसमें ये बेस वर्ड है या रूट वर्ड है गाइड और इसमें एंस ऐड कर दिया गया है। तो जब भी E और A इनको ऐड किया जाता है साथ में तो E गायब हो जाता है। यहाँ पर जो आपका फाइनल वर्ड बनता है वो बनता है गाइडेंस। नेक्स्ट है क्वाइटली, तो बेस वर्ड रूट वर्ड है क्वाइट और उसमें ली ऐड कर दिया गया है। और इसी तरह से वॉकिंग, इसमें वॉक के साथ में ING ऐड कर दिया गया है। तो इस तरह से ये वर्ड्स यहाँ पर बनाए गए हैं। नाउ लेट्स मूव स्टडी द वर्ड्स इन कॉलम 1। कॉलम 1 में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो हमें स्टडी करने हैं। मैच द सफिक्स इन कॉलम 2। कॉलम 2 में जो सफिक्स ऐड किए गए हैं कॉलम 1 में वो हमें सेपरेट करके दे दिए गए हैं। देयर मीनिंग और पर्पस इन कॉलम 3। कॉलम 3 में एक्सप्लेन किया गया है कि सफिक्स ऐड होने से उसमें क्या चेंज आता है रूट वर्ड में। और कॉलम 4 में हमें एग्जाम्पल्स लिखने हैं सिमिलरली। तो फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर के बना है। दिस इज बायो एंड लॉजी। बायोलॉजी मीन्स बायो की स्टडी, अ स्टडी ऑफ बायो। और इसी तरह से दूसरा वर्ड क्या बन जाएगा, सोशियोलॉजी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी और लॉजी से मिलकर के बना है तो ये हो जाता है सोशियोलॉजी। इसी तरह से साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, तो इस तरह से ये वर्ड भी एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है टॉलरेंस। टॉलरेंस 2 वर्ड से मिलकर के बना है। एक होता है टॉलरेट और टॉलरेट में एंस सफिक्स ऐड किया गया है तो ये बन गया है टॉलरेंस। इसमें से 8 हटा दिया गया है और इसको एंस के साथ ऐड कर दिया गया है तो दिस बिकम्स टॉलरेंस। अब जब टॉलरेंस बनता है तो देखो टॉलरेंस एक नाउन हो जाता है, तो एंस ऐड करने से ये एक नाउन ऐड हो जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल ले हम इसका, ही हैज टॉलरेंस, दैट मीन्स उसमें सहने की शक्ति है। तो टॉलरेंस एक नाउन बन गया है यहाँ पर कि उसके पास ये चीज है, टॉलरेंस। तो इस तरह से और क्या एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, इसी तरह से हम लिख सकते हैं असिस्टेंस। नेक्स्ट है स्टॉप्ड। अब देखो बेस वर्ड हो गया है स्टॉप और उसमें ED ऐड कर दिया गया है तो स्टॉप्ड हो गया है। तो ये पास्ट टेंस में चेंज हो गया है तो ED ऐड करने से पास्ट में चेंज हो जाता है। जैसे कि लाफ्ड, प्लेड, वर्कड, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट है बैकवर्ड। बैकवर्ड ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है, बैक एंड वर्ड। अब बैक होता है पीछे और वर्ड होता है डायरेक्शन को बताता है कि उस तरफ, तो इट इज इन अ सर्टेन डायरेक्शन, बैकवर्ड। अब बैकवर्ड की तरह ही एग्जाम्पल हो जाएगा फॉरवर्ड या फिर टूवर्ड, ये इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। नेक्स्ट है करेजियस। करेज और OUS, इससे ये मिलकर के बना है करेज प्लस OUS। तो अब करेजियस एक एडजेक्टिव हो जाता है कि ही इज करेजियस, शी इज करेजियस। जैसे कि एडवेंचरस, नर्वस, इस तरह से ये बना सकते हो। नेक्स्ट है क्वाइटली, तो ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है। इसमें क्वाइट रूट वर्ड है और इसमें LY ऐड कर दिया गया है तो ये हो गया है क्वाइटली। तो अब ये एडवर्ब बन गया है तो दिस गोज टू A। क्वाइटली इज एन एडवर्ब, तो इस तरह का दूसरा एग्जाम्पल हैप्पीली, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है टफेस्ट। टफेस्ट, अब टफ
टफर, टफेस्ट, टफ होता है बेसिक डिग्री, टफर होता है टफ के कंपैरिजन में ज्यादा, और टफेस्ट हो गया है सबसे ज्यादा। तो ये कंपैरिजन करते टाइम हम EST लगाते हैं, और ये सुपरलेटिव, दैट मीन्स जो मैक्सिमम डिग्री हो सकती है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज चेंजेस टू सुपरलेटिव, डी पार्ट हो जाएगा ये। इस तरह के और एग्जाम्पल, अब जैसे टफेस्ट की तरह ही दूसरा वर्ड कौन सा हो सकता है, फास्टेस्ट हो सकता है, हैप्पीएस्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज टमेटोज, टमेटोज, तो टमेटो एंड ES, इसमें टमेटो इज द रूट वर्ड और उसमें ES सफिक्स ऐड कर दिया गया है, तो दिस इज अ प्लूरल, चेंजेस टू प्लूरल। और इसी तरह से एग्जांपल दूसरा पटेटोज, ये इस तरह से आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 2, fill in the blanks using words given in the brackets by adding suitable suffixes। हमें ब्रैकेट्स में वर्ड दिए गए हैं, उनमें suitable suffix हमें ऐड करना है जिससे कि वो इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाए। लेट्स स्टार्ट। टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, वर्ड आपको दिया गया है इफेक्टिव, तो ये हो जाएगा टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, चूज योर वर्ड्स एंड टॉपिक्स वाइजली। तो ये एडवर्ब्स हो गए हैं दोनों, इनमें ली ऐड किया गया है तो ये एडवर्ब्स हो गए हैं। अवॉइड डिस्कसिंग थिंग्स, अब ये वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया है। अवॉइड डिस्कसिंग थिंग्स यू डोंट नो मच अबाउट और दैट कुड अपसेट समवन। रिमेंबर टू बी, अब वर्ड है रेस्पेक्ट और इसे हम यूज कर सकते हैं रेस्पेक्टफुल। To be respectful towards others, including yourself, and express your appreciation. Finally, always be responsive by replying promptly to communicate. To communicate effectively, that means अच्छी तरह से दूसरों से बात करने के लिए choose your words and topics wisely. आप अपने words और अपने topic जिस पर आप बात करना चाहते हो उसको intelligently, wisely आपको चुनना चाहिए। Avoid discussing things you don't know much about or that could upset someone. ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहिए जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता ना हो या उससे दूसरे को अच्छा ना लगे। रिमेंबर टू बी रेस्पेक्टफुल टूवर्ड्स अदर्स इंक्लूडिंग योरसेल्फ, दूसरों के लिए और अपने लिए रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए। एंड एक्सप्रेस योर अप्रिसिएशन, और दूसरों को बढ़ावा देना चाहिए अगर कुछ अच्छा करते हैं तो उसको तारीफ करना कह सकते हैं कि अप्रिशिएट करना चाहिए। फाइनली ऑलवेज बी रेस्पॉन्सिव बाय रिप्लाइंग प्रॉम्प्टली टू कम्युनिकेट, और जब आपसे बात की जा रही है तो आप रेस्पॉन्सिव रहिए। रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है पूरी जिम्मेदारी के साथ, तो जब आपसे बात कर रहा है कोई तो आप पूरी जिम्मेदारी के साथ बिना ज्यादा टाइम लिए उससे बात करिए, उसका जवाब दीजिए। Let's come to second. Read the highlighted words in the following sentences from the text. But does anyone want to hear the things that you say? अब इसमें से को हाईलाइट किया गया है और सेंटेंस का मीनिंग हम प्ले में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्या कोई सुनना चाहता है जो तुम कहती हो। आई कांट टेल यू एवरीथिंग, अब इसमें टेल को हाईलाइट किया गया है, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती। अब से और टेल, से जब हम वर्डली मीनिंग याद करते हैं तो हम से का मीनिंग भी कहते हैं कि किसी से कहना, और टेल का मीनिंग भी होता है कहना। लेकिन अगर हम हिंदी में ही बात करें तो से का मीनिंग है कहना और टेल का मीनिंग होता है बताना। और जब आप किसी को बताते हो तो आप ये श्योर करते हो कि सामने वाले ने वो सुन लिया है। और से होता है कहना, दैट मीन्स कोई सुन रहा है या नहीं उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो ये डिफरेंस होता है से और टेल में। से फोकसेस ऑन द मैसेज एंड डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर अ लिसनर। से का मतलब होता है अपनी बात कह देना, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसे कोई सुन रहा है। और टेल फोकसेस ऑन हु रिसीव्स द मैसेज। टेल से ये होता है कि हमें पता है कि हमारी बात कौन सुन रहा है। एंड ऑलवेज नीड्स अ लिसनर, और इसमें हमेशा हम किसी से डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि कौन हमारी बात सुन रहा है। तो ये डिफरेंस है से और टेल में। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे कि फैच एंड ब्रिंग। फैच होता है कहीं पर जाकर के कुछ लेना, कुछ रिसीव करना, और ब्रिंग होता है आपने जो रिसीव किया है या आपके साथ जो भी कोई है, कोई पर्सन है, कोई एनिमल है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अपने साथ लेकर आना। तो फैच है गो समवेयर टू गेट समथिंग एंड ब्रिंग इट बैक, आप कहीं पर जाकर के कुछ लेते हो अपने साथ वापस लाते हो। तो आप देख लो यहाँ भी ब्रिंग यूज किया गया है और नेक्स्ट में ब्रिंग का मीनिंग आपको बता दिया गया है कि जब आप अपने साथ किसी पर्सन को या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी एनिमल को साथ में लेकर के आते हो तो दैट इज ब्रिंगिंग। सी एंड लुक, अब जो डिफरेंस से और टेल में है वही डिफरेंस सी और लुक में है। सी है कि बस आप बस देख रहे हो, आपका ध्यान नहीं है कि आप क्या देख रहे हो, लेकिन लुक होता है ध्यान से देखना।
तो सी इज समथिंग दैट वी व्यू, सी ऐसी चीज जो हम देख रहे हैं, वेदर और नॉट वी पे अटेंशन, चाहे हम उस पर ध्यान दें या ना दें। और लुक होता है फोकस योर आईज इन अ सर्टेन डायरेक्शन बाय पेइंग अटेंशन, जब आप किसी चीज पर ध्यान दे रहे होते हो और तब उसे देख रहे होते हो, वो लुकिंग होता है। नेक्स्ट इज लिव एंड स्टे। लिव होता है जहां पर आप परमानेंटली रह रहे होते हो, आपका परमानेंट बेस होता है, परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस। और स्टे होता है जहां आप 2-4 दिन के लिए या कुछ टेम्परेरी बेसिस पर जाकर के रहते हो, तो टेम्परेरी प्रेजेंस इन अ लोकेशन एज अ गेस्ट और अ विजिटर। नेक्स्ट है डिफरेंस स्टडी और लर्न का। स्टडी होता है जब आप पर्टिकुलरली किसी एक सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो या कुछ सीख रहे हो, वो होता है स्टडी। और लर्न होता है आप कुछ भी अगर सीखते हो, इसमें स्टडी भी इंक्लूडेड है, लेकिन लर्न होता है ओवरऑल। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई करके ही कुछ सीखोगे, अगर आप बिना पढ़ाई करके भी कुछ सीख सकते हो तो वो लर्न होता है। तो स्टडी है स्पेंड टाइम लर्निंग समथिंग एज पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, आप किसी एग्जाम के लिए या किसी सब्जेक्ट के लिए या स्कूल में किसी टास्क के लिए पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज स्टडी। और लर्न होता है गेन नॉलेज और स्किल थ्रू स्टडी और एक्सपीरियंस, आप चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन फिर भी अगर आप गेम्स में कुछ सीख रहे हो, किसी की बातों से कुछ सीख रहे हो, तो वो होता है लर्न। नेक्स्ट है स्पीक एंड टॉक। स्पीक एक्सप्रेस योर थॉट्स और आइडियाज अलाउड ऑफन इन फॉर्मल सिचुएशन, जब आप एक ग्रुप से बात कर रहे होते हो तो वो स्पीकिंग होती है। और टॉक होता है जब आप किसी से इनफॉर्मल बात कर रहे हो, जैसे अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो। स्पीक होता है जैसे टीचर क्लास में बोलते हैं, तो वो स्पीकिंग होता है क्योंकि वो एक ग्रुप से एक फॉर्मल तरीके से बात करते हैं। लेकिन टॉक होता है जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हो कि हेलो क्या किया कल, ये इस तरह से टॉक होता है। हियर एंड लिसन, अब इसी तरह से हियर और लिसन में डिफरेंस है। हियर होता है जब आपके पास कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, आपका ध्यान नहीं है उसे सुनने में, लेकिन फिर भी आपको सुनाई दे रहा है, वो है हियर। और लिसन होता है जब आप ध्यान देकर के कुछ सुनना चाहते हो, तो वो लिसनिंग है। परसीव साउंड्स अनइंटेंशनली थ्रू द ईयर्स, जब आपके पास बस आवाजें आ रही हैं, आपको सुनाई पड़ रही हैं, वो है हियर। एंड लिसन है पे अटेंशन टू साउंड्स और स्पीच इंटेंशनली, ध्यान देकर के किसी आवाज पर या किसी की बात को सुनने की कोशिश करना, वो है लिसनिंग। तो ये आप यहाँ पर इन वर्ड्स को अब एक राइट कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो अपने स्पीकिंग एक्टिविटीज में। नाउ लेट्स कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। अभी जो हमने वर्ड्स एक्सप्लेन किए हैं, यही वर्ड्स हमें यहाँ राइट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करने हैं, सेंटेंस में अप्रोप्रिएटली यूज़ करने हैं। आई लुक्ड एट द फोटो, तो यहाँ पर लुक्ड आएगा कि मैंने ध्यान से देखा, बट आई डिड नॉट सी एनीवन फेमिलियर, लेकिन मुझे कोई भी फेमिलियर जान पहचान वाला नहीं दिखा। तो इस तरह से लुक्ड और सी आप यहाँ पर यूज़ करोगे। आई वुड बेटर गो एंड फेच माई मदर फ्रॉम द स्टेशन एंड देन ब्रिंग हर होम, तो ये इस तरह से फेच और ब्रिंग को आप यूज कर सकते हो। आई नीड टू स्टडी फॉर माई मैथमेटिक्स एग्जाम दिस वीकेंड, मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। सो आई होप टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स अलोंग द वे, तो मुझे उम्मीद है कि मैं इससे कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखूंगा। तो स्टडी और लर्न एक ही सेंटेंस में यूज हो गए हैं। आई कैन हियर द म्यूजिक फ्रॉम माई नेबर्स हाउस, मुझे अपने नेबर के घर से म्यूजिक सुनाई दे रहा है, बट आई नीड टू लिसन टू इट केयरफुली टू अंडरस्टैंड द लिरिक्स, लेकिन वो कौन सा गाना है ये सुनने के लिए, ये जानने के लिए मुझे ध्यान से सुनना पड़ेगा। लिसन क्या है? ध्यान से सुनना। कुड आई टॉक टू मिसेस कल्पना, क्या मैं मिसेस कल्पना से बात कर सकती हूँ? तो टॉक हो गया डायरेक्ट कम्युनिकेशन। हु इज गोइंग टू स्पीक टू अस अबाउट गार्डनिंग, जो हमें गार्डनिंग के बारे में बताने वाली हैं। तो टॉक और स्पीक यू कैन यूज बोथ। आई लिव इन अ स्मॉल टाउन, मैं एक छोटे शहर में रहती हूँ। बट आई ऑफन स्टे विद माई रिलेटिव्स इन द सिटी, लेकिन अक्सर मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाकर के रहती हूँ। तो क्योंकि वो टेम्परेरीली रहना है तो उसके लिए स्टे वर्ड यूज किया है, लेकिन परमानेंट रेजिडेंस के लिए लिव वर्ड यूज किया है। नेक्स्ट है नंबर 3, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब्स। हमें वर्ब्स यहाँ पर अंडरलाइन करने हैं। दे लिव्ड इन लंडन बिफोर, तो इसमें लिव्ड वर्ब हो गया है। आई मेट हर इन अ शॉप एंड आस्क्ड हर टू कम, तो मेट मीटिंग का पास्ट फॉर्म है मेट, और आस्क्ड
ये भी एक पास्ट फॉर्म हो गया है आस्क का। तो आप देख रहे हो कि दोनों ही सेंटेंसेस में जो वर्ब्स यूज किए गए हैं वो पास्ट सेंटेंस में है। नॉर्मल पास्ट या इसे सिंपल पास्ट कह सकते हैं, पास्ट सिंपल, जिसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब। अब ये सेंटेंस पढ़ना है और इसमें भी हम वर्ब अंडरलाइन करेंगे। शी हैज बीन स्टेइंग विद देम फॉर अ वाइल, तो हैज बीन स्टेइंग इसमें वर्ब हो गया है। तो अब ये जो वर्ब है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है जब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो लेकिन वो अभी भी चल रहा है। जैसे कि आपने 1 घंटे पहले पढ़ाई शुरू की लेकिन आप अभी पढ़ रहे हो, तो दैट मीन्स यू हैव बीन स्टडीइंग। ये पास्ट में काम शुरू हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज, हैव, बीन एंड वर्ब विद ing टू टेल द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कि ये काम कुछ समय से चल रहा है, हो रहा था, एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, और अभी तक भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मिसेस शॉ हैज़ बीन प्रिपेयरिंग। हैज़ बीन प्रिपेयरिंग मीन्स मिसेस शॉ ने कुछ बनाना शुरू किया था लेकिन वो अब भी कर रही हैं। तो मिसेस शॉ हैज़ बीन प्रिपेयरिंग द रूम सिंस द मॉर्निंग फॉर मिसेज हार्डिंग एंड मिसेज लीज विजिट। मिसेज शॉ मिसेज हार्डिंग और मिसेज ली की विजिट के लिए रूम को तैयार कर रही हैं। तो वो उन्होंने जो पास्ट में काम शुरू किया था उसको अभी भी कंटिन्यू कर रही हैं, तो इसीलिए ये हैज़ बीन प्रिपेयरिंग है। एन एक्शन दैट वॉज ऑन गोइंग, जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी हो रहा है, विद इट्स रिजल्ट एविडेंट नाउ, और उसके रिजल्ट अब हमें दिखाई दे रहे हैं। सो द फोकस इज ऑन द ऑन गोइंग एक्टिविटी रादर देन द कंप्लीशन। दैट मीन्स जो काम हो रहा है हम उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस क्या चल रहा है, तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि मिसेस शॉ हैज बीन क्लीनिंग, तो हैज बीन क्लीनिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। द स्टूडेंट्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग अ प्ले अबाउट द स्टोरी। स्टूडेंट्स इस स्टोरी पर एक प्ले प्रैक्टिस कर रहे हैं। हैव बीन प्रैक्टिसिंग मीन्स काफी टाइम से इस पर काम कर रहे हैं, तो कुछ टाइम से वो इस प्ले पर काम कर रहे हैं। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बेस्ड एक्सरसाइज है, इसे कंप्लीट करते हैं। ब्रैकेट्स में वर्ब दिए गए हैं जो हमें अकॉर्डिंगली फिल करने हैं ब्लैंक्स में। या तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, इस तरह से हमें करना है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे कि कमिंग, वर्किंग, जहां केवल हम वर्ब में ing लगाते हैं वो होता है कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? वो होता है हैज़ बीन वर्किंग। ये डिफरेंस है इनमें। दैट मीन्स हैज़ बीन वर्किंग मीन्स पास्ट से ये काम अभी तक हो रहा है। द स्टूडेंट्स, अब हमें ब्लैंक में यूज करना है ऑर्गेनाइज वर्ड, तो ये हो जाएगा द स्टूडेंट्स आर ऑर्गेनाइजिंग अ प्ले एंड सेटिंग अप द स्टेज। दे, अब वर्ड यूज करना है प्रिपेयर, तो दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर वीक्स to make everything perfect. The performers, then the word is rehearse. The performers have been rehearsing every day and their excitement, अब ब्रैकेट में वर्ड है grow, तो ये होगा is growing. The sound in charge, वर्ड हमें यूज करना है test, is testing the microphones to check the sound quality. Everyone has been working hard and now the place, वर्ड यूज करना है buzz, is buzzing with energy and excitement. अब इसमें कुछ ब्लैंक्स हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फिल किए हैं और कुछ हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फिल किए हैं। द स्टूडेंट्स आर ऑर्गेनाइजिंग अ प्ले, स्टूडेंट्स प्ले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसके लिए स्टेज रेडी कर रहे हैं। दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर वीक्स, दैट मीन्स वो कई हफ्तों से इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया गया है। द परफॉर्मर्स हैव बीन रिहर्सिंग एवरी डे, परफॉर्मर्स हर रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो आज से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हैव बीन रिहर्सिंग यूज़ किया गया है। एंड देयर एक्साइटमेंट इज ग्रोइंग, और उनका एक्साइटमेंट ग्रो हो रहा है, तो यहाँ पर हमने हैज़ बीन हैव बीन नहीं यूज़ किया है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। द साउंड इंचार्ज इज टेस्टिंग, साउंड इंचार्ज टेस्ट कर रहा है द माइक्रोफोन्स।
एवरीवन हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, हर कोई मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ किया है क्योंकि आज से नहीं पिछले कई दिनों से मेहनत चल रही है, तो इसीलिए ये हैज़ बीन आया है। एंड नाउ द प्लेस इज बजिंग विद एनर्जी एंड एक्साइटमेंट, और अब ये प्लेस बज कर रहा है, मतलब भरा हुआ है एनर्जी और एक्साइटमेंट से, तो इसीलिए यहाँ पर इज बजिंग आया है।